बैंकर्स एल्गोरिदम डेडलॉक अवॉइडेंस का सेकंड एल्गोरिदम है, जो कि हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं, या तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो सारे रिसोर्सेस हैं उनके पास उनके मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं, और उसमें हमें जो है वो डेडलॉक को अवॉइड करना होता है। ये एल्गोरिदम कहता है कि एक प्रोसेस जिसने रिसोर्सेज यूज करने हैं, वो अपनी एग्जीक्यूशन से पहले अपनी मैक्सिमम यूजेज बता दे कि उसे कितने रिसोर्सेज चाहिए। और जब एक प्रोसेस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करे तो उसे वेट करना होगा। और जब एक प्रोसेस को उसके सारे रिसोर्सेज मिल जाएं अपना काम कंप्लीट करने के लिए, तो वो उसको एक लिमिटेड टाइम, फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर रिटर्न कर दे, ताकि नेक्स्ट प्रोसेसेस उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपना काम कंप्लीट कर सकें। तो बैंकर्स एल्गोरिदम का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि हम इसमें डेटा किस तरह से सेव करते हैं। हमारे पास, हम सपोज करते हैं कि एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, और एम जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं। मतलब इसमें हम एक जो है वो क्यू या डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, जिसको हम कहते हैं अवेलेबल। अवेलेबल जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है, वो ये बताता है कि हमारे पास अगर एक रिसोर्स जे है, तो उसके कितने इंस्टेंसेस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल होंगे। यहाँ पर हम के जो है वो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बता रहे हैं कि एक रिसोर्स जे के नंबर ऑफ इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं जो बाकी प्रोसेसेस यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर बनता है। अब हमारे पास जो एक मैक्सिमम है, मैक्स, उसका एक मैट्रिक्स बनता है एम, एन क्रॉस एम साइज का, जो कि बताता है कि जो हमारे पास अगर एक प्रोसेस आई है, ठीक है, उसे रिसोर्स जे के मैक्सिमम कितने इंस्टेंसेस चाहिए अपना काम कंप्लीट करने के लिए। एक हम एलोकेशन मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसका साइज भी सेम एन क्रॉस एम होता है। जिस जो मैट्रिक्स ये डिफाइन करता है कि एक प्रोसेस को एक रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं। और जो नीड मैट्रिक्स है, ये बताता है कि प्रोसेस को एक रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस और चाहिए अपना काम कंप्लीट करने के लिए। तो अगर हमारे पास मैक्सिमम रिसोर्सेस जो एक प्रोसेस को चाहिए अपना काम कंप्लीट करने के लिए, और एलोकेटेड रिसोर्सेस जो उसको ऑलरेडी एलोकेट हैं, वो पता चल जाए, तो हम मैक्सिमम में से एलोकेटेड रिसोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करके जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस प्रोसेस को अपना काम कंप्लीट करने के लिए, यानी टर्मिनेशन के लिए, और कितने रिसोर्सेज जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। तो हमारे पास इसका जो सेफ्टी एल्गोरिदम है वो इस तरह से है कि हमारे पास, सपोज कि हमारे पास एक वर्क और फिनिश वेक्टर्स हैं। वर्क वेक्टर में हम लोग अवेलेबल जितने रिसोर्सेज हैं हम उसको सेव कर देते हैं, और जो फिनिश वेक्टर है उसमें हम सारे जो है वो प्रोसेसेस को डिफाइन कर देते हैं, जिसमें फिनिश आई हमें बताएगा कि अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो इट मीन्स कि उस प्रोसेस ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, और अगर उसकी वैल्यू फॉल्स है तो उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, उसे और रिसोर्सेज चाहिए। तो वो ईच आई, यानी कि हर प्रोसेस के लिए हम ये चेक करेंगे कि आई अगर फॉल्स है, ठीक है, फिनिश आई फॉल्स है, यानी कि उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, और उसकी जो नीड है, यानी कि उसको जितने और रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल से इक्वल या कम है, यानी कि अवेलेबल रिसोर्सेज से कम है तो उसका काम इजीली हो सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे कि वर्क, उसको जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज जो है वो असाइन कर देंगे, और वो प्रोसेस अपना काम कंप्लीट करेगा। उसके बाद जो वर्क अवेलेबल प्रोसेसेस हैं और बाकी प्रोसेसेस जो उस आई को एलोकेट हुए हुए थे, क्योंकि उसका काम कंप्लीट हो गया, तो इट मीन जब काम कंप्लीट हो गया तो उसने अपने एलोकेटेड रिसोर्सेज को फ्री कर दिया। जब उसने उन्हें फ्री कर दिया तो इट मीन्स कि अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास और ज्यादा हो गए, और वो वाला जो प्रोसेस था आई, उसका फिनिश वेक्टर हो गया ट्रू, यानी कि वो हो गया कंप्लीट। तो उसके बाद हम दोबारा स्टेप 2 पे जाएंगे और नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे कि क्या उसकी वर्किंग जो है वो
फॉल्स है या ट्रू है? अगर फॉल्स है, ठीक है, और उसका जो है वो नीड जो है वो अवेलेबल से कम या इक्वल है, तो इट मीन्स उसका काम कंप्लीट हो सकता है, तो हम दोबारा यही प्रोसेस करेंगे। और तब तक करेंगे जब तक हमारे पास कोई ऐसा आई तो नहीं रह जाता कि जिसकी वर्किंग जो है वो फिनिश फॉल्स है, मतलब वो खत्म नहीं हुआ और उसके जो है वो नीड जो है वो वर्क से लेस नहीं है। अगर हमारे पास कोई ऐसा आई एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब सारे प्रोसेसेस का जो है वो टर्मिनेट हो गया, उनका काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो फिर हम लोग स्टेप 4 पे चले जाएंगे और हम कहेंगे कि सारे जो प्रोसेसेस हैं उनका फिनिश वेक्टर ट्रू है। इट मीन्स कि अगर हम इस सीक्वेंस में काम करेंगे तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेफ स्टेट में रहेगा और कोई भी प्रोसेस डेडलॉक स्टेट में नहीं जाएगा। जी, रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम फॉर प्रोसेस पी। सेम इसी तरह रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम जो एक हम प्रोसेस पी आई के लिए एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें भी क्या है कि रिक्वेस्ट वेक्टर में हमारे पास पी आई को जितने रिक्वेस्ट यानी कि जितने की उसने रिक्वेस्ट की है वो वाले रिसोर्सेज हम सेव करेंगे। अगर तो उसकी रिक्वेस्ट जो है वो उसकी नीड से कम है, तो हम स्टेप 2 पे चले जाएंगे कि उसने जो रिक्वेस्ट किया उसकी नीड से कम है, तो हम चेक करेंगे कि जो रिक्वेस्ट है क्या वो अवेलेबल से भी कम या इक्वल है। अगर तो वो अवेलेबल से भी कम और इक्वल है यानी कि हम उसे अलॉट कर सकते हैं, तो हम स्टेप 3 पे चले जाएंगे। तो स्टेप 3 क्या करेगा? अवेलेबल में से रिक्वेस्टेड वाले माइनस कर देगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो रिक्वेस्ट उसने की है वो आपके प्रोसेस को मिल जाएगी, तो अवेलेबल और कम हो जाएंगे। पर जैसे ही वो अपना काम जो है वो कंप्लीट करेगा, तो वो वाले रिसोर्सेज उसे रिलीज करने होंगे, तो अवेलेबल में से हम रिक्वेस्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है, और जो रिक्वेस्टेड रिसोर्स होंगे वो प्रोसेस की एलोकेशन में ऐड हो जाएंगे, यानी कि उसे और ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे, और उसकी नीड में से भी रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज माइनस हो जाएंगे क्योंकि उसकी नीड अब और कम हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये रिसोर्सेज जो है वो प्रोसेस को अलॉट हो जाएंगे। अब हम दोबारा स्टेप 1 पे जाके देखते हैं कि अगर जो रिक्वेस्ट है वो नीड से कम नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एरर आ जाएगा कि प्रोसेस जो है वो अपनी नीड से ज़्यादा रिसोर्सेज मांग रहा है, ठीक है। और अगर उसकी नीड से रिसोर्सेज कम है, ठीक है, और अवेलेबल रिसोर्सेज से जो उसकी रिक्वेस्ट है वो ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि पी को वेट करना है, क्योंकि बैंकर्स एल्गोरिदम में हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि एक प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन से पहले जितने भी मैक्सिमम रिसोर्सेज उसे चाहिए वो बता देगा। तो अगर उसने उससे एक्सीड कर दिया तो एरर आ जाएगा, ठीक है, उस प्रोसेस को हम नहीं पे टर्मिनेट कर देंगे कि इसको इसकी नीड से ज़्यादा प्रोसेसेस इसने मांग लिए, तो इसकी वजह से डेडलॉक आ सकता है। और अगर नीड से कम मांगे हैं मगर वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो हम उसे कहेंगे कि वेट करो जब तक कि नेक्स्ट रिसोर्स वो नेक्स्ट प्रोसेस वो रिसोर्सेज रिलीज नहीं कर देता। तो इस तरह से हम प्रोसेसेस का एक सीक्वेंस बनाएंगे जिससे हम ये मेक श्योर कर सकें कि वो सारे प्रोसेसेस सेफ स्टेट में हो। और अगर किसी प्रोसेस की वजह से हमारा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम अनसेफ स्टेट में जा रहा है, तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे कि वेट करो, तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा लेंगे। अब इसको हम न्यूमेरिकल एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे पास जो है वो 5 प्रोसेसेस हैं, P0 से लेके P4 तक, और हमारे पास 3 रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स ए, बी एंड सी। ए के जो है हमारे पास 10 इंस्टेंसेस हैं, और बी के हमारे पास 5 इंस्टेंसेस हैं, और सी के 7 इंस्टेंसेस हैं। यानी कि ए जो है हमारे पास वो 10 प्रोसेसेस एक साथ शेयर कर सकते हैं, बी जो है वो 5 प्रोसेसेस शेयर कर सकते हैं, और इसी तरह जो सी के 7 इंस्टेंसेस हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास 7 प्रोसेसेस जो हैं वो रिसोर्स सी को एक साथ यूज कर सकते हैं। ये एलोकेशन में हमारे पास जो है एलोकेशन ऑफ ए, बी, सी,
एंड मैक्सिमम ऑफ ए बी सी एंड अवेलेबल। यानी कि आपके पास जो पी नॉट है उसको रिसोर्स ए जो है उसका कोई भी इंस्टेंस नहीं मिला हुआ, जो बी है उसका एक इंस्टेंस मिला हुआ है, और जो सी है उसका भी कोई इंस्टेंस नहीं मिला हुआ। और उसको जो मैक्सिमम इंस्टेंस चाहिए जो उसने पहले डिफाइन कर दिए थे, वो पी नॉट ने ये कहा था कि मुझे मैक्सिमम जो है ना, ए के 7 इंस्टेंस चाहिए होंगे, बी के 5 और सी के 3 इंस्टेंसेस चाहिए होंगे। और इसी तरह जो पी वन है उसको ए के 2 इंस्टेंसेस मिले हुए हैं, बी और सी का कोई इंस्टेंस नहीं मिला हुआ, और उसको मैक्सिमम जो है वो ए के 3 इंस्टेंसेस चाहिए, बी के 2 और सी के भी 2 इंस्टेंसेस चाहिए। अब ये वाले इंस्टेंसेस जो हमने इन सबको ऑलरेडी एलोकेट किए हुए हैं, उसके बाद हमारे पास जो अवेलेबल बचे गए इंस्टेंसेस, वो ए के 3 बचे, बी के भी 3 बचे और सी के 2 इंस्टेंसेस बचे हुए हैं। तो अब इस अवेलेबल के हिसाब से ही हमने प्रोसेसेस का सीक्वेंस बनाना है कि हम किसको कितने इंस्टेंसेस दे सकते हैं, तो हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो स्मूथली चलेगी और हमारा जो सिस्टम है वो अनसेफ स्टेट में नहीं जाएगा। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास जो है वो मैक्सिमम रिसोर्सेज में से अगर हम एलोकेटेड रिसोर्सेज को माइनस करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें और कितने रिसोर्सेज की नीड है। तो पी नॉट को जो नीड है वो उसको ए के 7 इंस्टेंसेस ही चाहिए, बी के 4 चाहिए और सी के 3 चाहिए। अब ये हमने एग्जीक्यूट कैसे किया? जो पी नॉट है उसके मैक्सिमम इंस्टेंसेस ये हैं, ए के 7, बी के 5 और सी के उसे 3 इंस्टेंसेस चाहिए, और उसे जो एलोकेटेड है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ बी का एक इंस्टेंसेस, ए और सी के 0 इंस्टेंसेस। तो इसकी जो हम कैलकुलेशन करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को हम सेपरेटली डील करेंगे, क्योंकि ए के इंस्टेंस अलग हैं, बी के अलग हैं और सी के अलग हैं। तो 7 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 हमारे पास बी के इंस्टेंस आ जाएंगे, और 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 हमारे पास सी के इंस्टेंसेस आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग हर प्रोसेस की जो है वो नीड कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह हम P4 का भी चेक कर लेते हैं कि P4 को मैक्सिमम 433 ये रिसोर्सेस चाहिए थे, और उसको एलोकेट कितने हुए? सिर्फ C का जो है उसे 2 इंस्टेंसेस। तो उसकी नीड कितनी हुई? 4 - 0, यानी कि ए के उसे 4 ही रिसोर्सेस चाहिए, 3 - 0 बी के भी उसे 3 इंस्टेंस चाहिए, और उसको जो सी है उसके ऑलरेडी 2 इंस्टेंसेस अलॉटेड थे, तो उसे एक इंस्टेंस और चाहिए। अब ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई कि चारों प्रोसेसेस को मैक्सिमम हर रिसोर्स के कितने इंस्टेंस चाहिए, उसको एलोकेटेड कितने हैं और उसकी नीड कितनी है। अब ये जो हमारे पास नीड है, इसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अवेलेबल रिसोर्सेज में से हम किस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अगर हम पी नॉट को देखें तो पी नॉट को ए के 7 इंस्टेंसेस चाहिए, मगर अवेलेबल कितने हैं? 3 है। बी के 4 इंस्टेंसेस चाहिए, अवेलेबल 3 है, और सी के 3 इंस्टेंसेस चाहिए और अवेलेबल हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। तो पी नॉट को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस को देखेंगे, इसकी नीड और अवेलेबल का कंपैरिजन करेंगे। तो पी वन को ए का एक इंस्टेंस चाहिए, हमारे पास 3 अवेलेबल है, मतलब हम ए अलॉट कर सकते हैं। बी का 2 इंस्टेंस चाहिए, 3 अवेलेबल है, हम ये भी इसको अलॉट कर सकते हैं। और सी के उसे 2 इंस्टेंस चाहिए और 2 ही अवेलेबल हैं, तो हम उसे अलॉट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो हमारे वेक्टर है उसमें से पी वन को सिलेक्ट कर लेंगे फॉर एग्जीक्यूशन। पी वन को जब हमने एग्जीक्यूशन के लिए सिलेक्ट किया तो अवेलेबल में से जितनी उसकी नीड थी उसको माइनस कर दिया। 3 - 1 2, 3 - 2 1 एंड 2 - 2 इज 0। तो हमारे पास अवेलेबल कितने अब रह गए? ए के 2 इंस्टेंस, बी का एक और सी का कोई भी नहीं। अब क्या होगा कि पी जब अपनी एग्जीक्यूशन पूरी कंप्लीट कर लेगा तो पी के पास
को जितने रिसोर्सेज की जरूरत थी और जितने उसे एलोकेटेड थे वो सारे उससे प्रीएम्प्ट कर लिए जाएंगे, क्योंकि P1 को अब जरूरत नहीं है, उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली है। तो P1 के जो मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं 3 2 2, जो A B और C के इंस्टेंसेस हैं वो सब रिलीज हो जाएंगे और हमारे पास जो अवेलेबल बचे थे उसमें वो ऐड हो जाएंगे। तो 3 + 2 5, A के 5 इंस्टेंसेस अवेलेबल हो गए, 1 + 2 3, B के 3 इंस्टेंसेस, एंड 0 + 2 2, C के भी 3 इंस्टेंसेस हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं। अब हमारे पास जो अवेलेबल इंस्टेंसेस हैं वो कितने हैं, 5 3 एंड 2। तो अब हम 5 3 एंड 2 का कंपैरिजन करते हैं इस नीड में से। ठीक है, अब अवेलेबल ये है। अब इसमें P1 तो हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया। अब हम इसमें P2 को क्या एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नहीं। P2 को A के 6 इंस्टेंसेस चाहिए और हमारे पास A के 5 इंस्टेंसेस अवेलेबल है। तो हम P3 को देखते हैं। P3 को A का कोई इंस्टेंस नहीं चाहिए, मगर उसे B और C का एक एक इंस्टेंस चाहिए। तो हमारे पास B के 3 इंस्टेंस और C के 2 इंस्टेंसेस अवेलेबल है, तो हम P3 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं P1 के बाद। जी, तो हमारे पास ये जो अवेलेबल इंस्टेंसेस थे उसमें से P3 की नीड माइनस की, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज बच गए। अब इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके बाद जैसे ही P3 अपना काम कंप्लीट करेगा वो अपने सारे रिसोर्सेज जितनी उसे ज़रूरत थी वो सबको रिलीज कर देगा। तो हमारे पास जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज हो जाएंगे, जब हम इनको ऐड करेंगे, 7 4 एंड 3 इंस्टेंसेस जो हैं वो A B और C के रिस्पेक्टिवली अवेलेबल हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है P3 के बाद हम, क्योंकि लाइन वाइज चल रहे हैं, तो हम P4 को चेक करेंगे। अब इतने इंस्टेंसेस हर रिसोर्स के हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम इसको इसका कंपैरिजन करें तो P4 की नीड जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज से जो है वो कम है, तो हम P4 को सिमिलरली रिसोर्सेज एलोकेट कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज रह जाएंगे 3 1 एंड 2। उसके बाद जब P4 भी अपना काम कंप्लीट करेगा तो वो भी अपने रिसोर्सेज रिलीज कर देगा और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हो जाएंगे 7 4 एंड 5। अब हम दोबारा से जो है वो एग्जीक्यूशन करेंगे बाकी दो प्रोसेसेस की जो हमारे पास रह गए हैं। अब इस सिचुएशन में हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो हैं 7 4 एंड 5। ये इंस्टेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इस सिचुएशन में हम P0 को भी पहले एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और P2 को भी करवा सकते हैं। तो अगर हम दोनों को का सीक्व इस P0 को पहले करवाएं या P2 को पहले करवाएं तो हमारे पास फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास जो है वो अब जो प्रोसेस है वो सेफ स्टेट में ही रहेंगे। तो अगर हम P2 को पहले एग्जीक्यूट करवाते हैं तो सेम इसी तरह जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें से नीडेड रिसोर्सेज सब्ट्रैक्ट होंगे। अवेलेबल अब हमारे पास इतने रह गए। अब जैसे ही P2 अपनी जो है वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो उसके सारे मैक्सिमम रिसोर्सेज अवेलेबल में ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर A के हमारे पास 10 इंस्टेंसेस अवेलेबल हो गए, B के 4 और C के 7 इंस्टेंसेस। अब P2 में हमारे पास जो है P2 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ P0 अवेलेबल है। तो P2 के बाद हम लोग P0 की एग्जीक्यूशन करवाएंगे। P0 को कितने रिसोर्सेस चाहिए, 7 4 4 एंड 3 इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स A B एंड C। सेम इसी तरह हम लोग अवेलेबल में से P0 के इन रिसोर्सेस को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे नीडेड रिसोर्सेज को, और जैसे ही वो अपना काम कंप्लीट करेगा अवेलेबल रिसोर्सेज में उसके सारे रिसोर्सेज को ऐड कर देंगे। और एंड पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो अवेलेबल इंस्टेंसेस बचे A के वो हैं 10, B के 5 और C के 7 है। तो अगर हम इधर इस एग्जांपल में देखें तो A के टोटल इंस्टेंसेस थे 10, B के थे 5 और C के थे 7। तो सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद बाय यूजिंग दीज रिसोर्सेज हमारे पास सब
रिसोर्सेज के टोटल इंस्टेंसेस जो हैं वो अवेलेबल हो गए हैं। तो अगर हम इन रिसोर्सेस को इस सीक्वेंस में, इन प्रोसेसेस को इस गिवन सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करें कि P1 को पहले, फिर P3 को, फिर P4 को, फिर P2 को, P नोट को, तो हमारे पास जो है वो हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में ही रहेगा। तो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम, जो कि बैंकर्स एल्गोरिदम है फॉर मल्टीपल इंस्टेंसेस, उसने हमें ये बता दिया कि अगर हमारे पास तीन रिसोर्सेज हैं और ये प्रोसेसेस हैं, तो अगर हम एग्जीक्यूशन का ये वाला सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो हमारे पास जो है वो डेडलॉक अकर नहीं होगा, तो डेडलॉक अकर होने से पहले ही अवॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट भी हमारे पास इसी तरह से वही एग्जांपल है बैंकर्स एल्गोरिदम की ही। अब इसमें क्या है कि अवेलेबल रिसोर्सेज थोड़े से कम हो गए हैं। अवेलेबल रिसोर्सेज कम हुए तो इट मीन्स कि बाकी जो कुछ रिसोर्सेज हैं, जिस तरह यहाँ पे P1 और P2 हैं, तो इनको हमने एक एक रिसोर्स या दो दो रिसोर्सेज जो हैं वो उनके कुछ इंस्टेंसेस एक्स्ट्रा जो है वो अलॉट कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो एलोकेशन है उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ गई हैं कि इनको कुछ रिसोर्सेज को हमने ज़्यादा कुछ प्रोसेसेस को हमने ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए हैं और कुछ के कम एलोकेट कर दिए हैं। जिस तरह यहाँ पर जो P1 है उसको हमने जो है वो A का एक एक्स्ट्रा इंस्टेंस दे दिया है, और C के जो हैं जो अवेलेबल दो थे वो सारे ही P1 को दे दिए। तो अब इस सिचुएशन में हो सकता है कि हमारा सीक्वेंस थोड़ा सा प्रोसेस एग्जीक्यूशन का चेंज हो जाए। तो जिस तरह से हम लोग मैक्सिमम में से एलोकेटेड रिसोर्सेज को माइनस करके जो है वो हर प्रोसेस के नीडेड रिसोर्सेज निकालते थे, उसी तरह अगर हमारे पास एलोकेटेड और नीडेड रिसोर्सेज हों तो उनको ऐड करके हम लोग हर प्रोसेस के मैक्सिमम रिसोर्सेज निकाल सकते हैं। जिस तरह 7 + 0 7, 4 + 1 5 एंड 3 + 0 3। तो P नॉट को मैक्सिमम इतने इंस्टेंसेस चाहिए। इसी तरह 3 + 0 = 0, 2 + 0 = 0। तो और इसी तरह हमारे पास जो P1 है उसे मैक्सिमम 3 to 2 इंस्टेंसेस जो हैं वो ABC के चाहिए। अब सेम उसी एल्गोरिदम को यूज करते हुए हम अवेलेबल के साथ नीडेड का कंपैरिजन करेंगे। तो हम P नॉट को तो अलाउ नहीं कर सकते ये अवेलेबल रिसोर्सेज, क्योंकि उसकी नीड ज़्यादा है, तो हमारा सिस्टम अनसेफ स्टेट में चला जाएगा। मगर हम P1 को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो P1 को जब हमने एग्जीक्यूट किया, उसको अवेलेबल रिसोर्सेज में से कुछ रिसोर्सेज दिए, तो हमारे पास अवेलेबल रह गए 2 1 एंड 0। और जब P1 ने अपनी जो है वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली, तो अवेलेबल में से जितने उसे मैक्सिमम रिसोर्सेज एलोकेटेड थे वो ऐड किए, और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हो गए 5 3 एंड 2। अब 5 3 एंड 2 के हिसाब से हम P2 को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बट P3 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसी तरह जब हमने P3 को एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज आ गए 7 4 4 3। देन हमने इस सिचुएशन में हम P4 को एग्जीक्यूट कर सकते थे, वो भी हमारी सेफ स्टेट है। देन P4 के बाद हम लोग जो है वो हमारे पास 7 4 एंड 5 इंस्टेंसेस जो हैं वो ABC के अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने P नॉट को एग्जीक्यूट किया। P नॉट को एग्जीक्यूट करने के बाद P2 को एग्जीक्यूट किया, तो एंड पे हमारे पास A के 10, B के 5 और C के 7 जो कि टोटल इंस्टेंसेस थे वो सब अवेलेबल हो गए। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो है वो सेफ सीक्वेंस क्या है? P1 P3 P4 P नॉट एंड P2। तो हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ये हमारे पास जो है वो प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। डेडलॉक अवॉइडेंस और प्रिवेंशन के बाद है हमारे पास डेडलॉक डिटेक्शन। डेडलॉक प्रिवेंशन और अवॉइडेंस में जो है हम लोग डेडलॉक को अकर होने से पहले ही
जो है वो उसे अवॉइड कर देते हैं या एक सेफ सीक्वेंस बता देते हैं कि इस तरह से हम एग्जीक्यूशन करेंगे प्रोसेसेस की, तो हमारा सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में रहेगा, डेडलॉक नहीं आएगा। मगर डेडलॉक डिटेक्शन ये कहता है कि डेडलॉक अकर होने के बाद उससे रिकवर कैसे किया जाए। कि अगर एक आपका प्रोसेस, आपका जो सिस्टम है उसमें प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उसके ऊपर हम बार बार डेडलॉक एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करके चेक करें कि कहीं इसमें डेडलॉक अकर तो नहीं हो रहा। अगर अकर हो गया है तो अब हम उससे रिकवर कैसे करेंगे। इसी तरह डेडलॉक डिटेक्शन में हमारे पास जो है वो वेट फॉर ग्राफ होता है सिंगल इंस्टेंसेस रिसोर्स टाइप के लिए। जिस तरह डेडलॉक अवॉइडेंस में हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ था फॉर सिंगल इंस्टेंसेस रिसोर्स, इसी तरह डेडलॉक डिटेक्शन में हमारे पास वेट फॉर ग्राफ है, जो कि है सिंगल इंस्टेंसेस रिसोर्स टाइप के लिए ही। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो नोड्स हैं वो प्रोसेसेस होते हैं, रिसोर्सेस नहीं होते। अब इसमें जो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ अगर हमारे पास जो है वो एरो जा रही है पी आई से पी जे की तरफ, तो इसका मतलब ये है कि पी आई वेट कर रहा है कि पी जे अपना काम कंप्लीट करे, अपने रिसोर्सेज रिलीज करे और पी आई उसे यूज कर ले। तो रिसोर्स डिटेक्शन एल्गोरिदम्स जो हैं वो आपके पास थोड़े थोड़े टाइम बाद पीरियोडिकली जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको एग्जीक्यूट करता है, ये चेक करने के लिए कि कहीं हमारे प्रोसेसेस में डेडलॉक तो नहीं आ गया। तो इस वजह से आपका जो डेडलॉक एल्गोरिदम डिटेक्शन एल्गोरिदम है, इसके एन स्क्वायर ऑपरेशंस चाहिए होते हैं, क्योंकि ये अ, अ, अगर हमारे पास एन वर्टिसेस हैं तो इसको एन स्क्वायर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं टू डिटेक्ट के हमारे पास इसमें डेडलॉक तो नहीं आ गया या साइकिल तो नहीं है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हमारे पास जो है ये प्रोसेसेस और रिसोर्सेस दोनों डिफाइंड होते हैं। कि जिस तरह P2 जो है वो R5 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, P3 भी R5 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, मगर R5 जो है ऑलरेडी असाइंड है P4 को। मगर वेट फॉर ग्राफ में हम इन रिसोर्सेस को रिमूव कर देते हैं और हम रिसोर्सेज की जगह जो है हम ये शो करवाते हैं कि कौन सा प्रोसेस जो है किस प्रोसेस का वेट कर रहा है। अब अगर हम यही वाली सिचुएशन देखें जिसमें P2 और P3 R5 के लिए वेट कर रहे हैं और R5 जो है वो P4 को एलोकेटेड है, तो देखा जाए तो P3 इनडायरेक्टली P4 के लिए वेट कर रहा है ताकि वो इस रिसोर्स को रिलीज कर दे, और इसी तरह P2 भी जो है वो P4 के लिए वेट कर रहा है ताकि वो R5 को रिलीज कर दे। तो हमारे पास ये इस तरह से ये वाला ग्राफ बन गया। अब अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो P4 जो है वो R2 के लिए वेट कर रहा है, मगर R2 किसको असाइन है, R2 असाइन है P1 को। तो इनडायरेक्टली P4 जो है वो वेट कर रहा है P1 के लिए कि वो अपना काम कंप्लीट करके R2 को रिलीज कर दे। और इसी तरह जो P1 है वो R1 के लिए वेट कर रहा है, मगर R1 असाइन किसको है, P2 को। तो P1 एक्चुअली वेट कर रहा है P2 का कि P2 अपना काम कंप्लीट करके R1 को रिलीज कर दे। और P2 इज वेटिंग फॉर R4 जो कि असाइंड है P3 को। तो P2 इज वेटिंग फॉर P3, जो कि इस तरह से यहाँ पर डिफाइन किया गया है वेट फॉर ग्राफ में। और आपके पास जो यहाँ पर R3 है ये असाइंड है P5 को, मगर इसका वेट कौन कर रहा है, P2। तो यहाँ से इसको अगर हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास ये क्लियर है कि P2 इज वेटिंग फॉर P5। तो इस तरह से हमारे पास जो है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को वेट फॉर ग्राफ में चेंज किया जाता है कि हम रिसोर्सेस को ग्राफ में से रिमूव कर दें और हम डायरेक्टली ये बता दें
कि जो आपका एक प्रोसेस है वो कौन से प्रोसेस के लिए वेट कर रहा है कि उसकी कंप्लीशन हो और वो रिसोर्सेज को रिलीज करे। तो ये वेट फॉर ग्राफ हम लोग डेडलॉक डिटेक्शन में ड्रॉ करते हैं फॉर सिंगल इंस्टेंसेस रिसोर्स टाइप्स। अब हमारे पास अगर एक रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो उसमें भी हम सेम इसी तरह डिटेक्शन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे जैसे हम लोग बैंकर्स एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं मल्टीपल इंस्टेंसेस के लिए। इसमें भी हम एक वेक्टर मेंटेन करेंगे जिसकी लेंथ m होगी, जो इंडिकेट करेगी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं। हमारे पास एलोकेशन मैट्रिक्स होगा कि एक प्रोसेस को एक रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस ऑलरेडी एलोकेटेड हैं। और फिर एक रिक्वेस्ट मैट्रिक्स होगा जो ये बताएगा कि एक प्रोसेस को एक रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस और रिक्वायर्ड हैं। डिटेक्शन एल्गोरिदम फॉर मल्टीपल इंस्टेंसेस में भी हम एक वर्क वेक्टर और एक फिनिश वेक्टर डिक्लेयर करेंगे। वर्क वेक्टर में हमारे पास जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो होंगे। फिनिश वेक्टर में हमारे पास हर प्रोसेस की स्टेट होगी ट्रू या फॉल्स। ट्रू मीन्स कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, फॉल्स मीन्स के उसका काम जो है अभी पेंडिंग है। फिर इसी तरह से हम थ्रू लूप चेक करेंगे कि एक अगर आपके पास प्रोसेस है, अगर उसने उसका फिनिश फॉल्स है यानी कि उसकी वर्किंग कंप्लीट नहीं हुई और उसकी जो रिक्वेस्ट है वो अवेलेबल से कम है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट कर देंगे। उसका काम जैसे ही कंप्लीट होगा उसके फिनिश को ट्रू करके हम दोबारा स्टेप 2 पे चले जाएंगे। यानी कि हम देखेंगे कि अब नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस है जिसकी वर्किंग अभी फॉल्स नहीं हुई, जिसकी वर्किंग अभी तक फॉल्स है और उसकी रिक्वेस्ट भी जो है वो वर्क से कम है। अगर हमारे पास ऐसा कोई प्रोसेस नहीं बचेगा तो हम लोग स्टेप 4 पे चले जाएंगे। यानी कि सारे जो प्रोसेसेस हैं उनकी फिनिश स्टेट ट्रू हो गई और उनको कोई भी जो है वो या फिर उनको कोई भी जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो वर्क से लेस नहीं है, तो हम स्टेप 4 पे चले जाएंगे। स्टेप 4 हमें कहेगा कि अगर एक प्रोसेस की वर्किंग फॉल्स है, फिनिश स्टेट फॉल्स है, यानी कि उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अगर उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ और उसके रिसोर्सेज की जो रिक्वेस्ट है वो अवेलेबल रिसोर्सेज से ज्यादा है, तो फिर इट मीन्स कि आपका जो सिस्टम है वो डेडलॉक स्टेट में आ गया है। मगर अगर उसका काम कंप्लीट हो गया है तो इट मीन्स के आपके सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो गए हैं। इसको भी हम बैंकर्स एल्गोरिदम की एक और एग्जांपल से देखते हैं कि आपके पास 3 इंस्टेंसेस हैं ए बी सी और 5 प्रोसेसेस हैं, 3 रिसोर्सेज हैं ए बी सी और उनके ए के 7 इंस्टेंस हैं, बी के 2 हैं और सी के 6 इंस्टेंसेस हैं। और ये हमारे पास एलोकेशन मैट्रिक्स, रिक्वेस्ट मैट्रिक्स और अवेलेबल जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो गिवन है। और इसी तरह जो है हमने उसकी हम मैक्सिमम रिसोर्सेज भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो पी नॉट है उसको एलोकेटेड क्या है, बी का सिर्फ एक इंस्टेंस एलोकेटेड है, ए और सी के नहीं एलोकेटेड, और रिक्वेस्ट में उसके सारे 0 0 है। मीन्स कि उसे और कोई रिसोर्स अभी चाहिए भी नहीं, तो इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम उसको जितने भी रिसोर्सेस चाहिए वो आ जाएंगे। इसी तरह हमने P1 के भी जो एलोकेटेड है और जितने की उसने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट एंड नीड आर सेम। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम रिसोर्सेस इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स फॉर P1 हमारे पास आ जाएगा। अब इस सिचुएशन में देखा जाए तो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका कोई एक भी इंस्टेंस अवेलेबल नहीं है। ए के भी 0 है, बी के भी एंड सी के भी जो है वो हमारे पास 0 इंस्टेंसेस अवेलेबल है। तो इस सिचुएशन में हम वही वाले प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिनकी रिक्वेस्ट 0 है, जिनको कोई भी एक्स्ट्रा इंस्टेंस नहीं चाहिए, जैसे कि P0 को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
तो पी नॉट की नीड भी कुछ नहीं है, अवेलेबल भी हमारे पास कुछ नहीं है, तो पी नॉट इजिली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और पी नॉट की जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो वो उसके पास जो एक इंस्टेंस था बी का वो उसको भी रिलीज कर देगा और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस बी का एक इंस्टेंस अवेलेबल हो जाएगा। अब इस सिचुएशन को देखते हुए हम जो P1 है उसको टू इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स ए और टू इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स सी चाहिए, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। मगर जो P2 है उसके उसको एक्स्ट्रा और कोई रिसोर्स नहीं चाहिए, तो हम पी नॉट के बाद P2 को एग्जीक्यूट कर लेंगे। P2 को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो P2 की टर्मिनेशन के बाद हमारे पास 313 ये इंस्टेंसेस ए बी सी के अवेलेबल हो जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग P3 को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी नीड भी जस्ट ए का वन इंस्टेंस ही है। तो P3 हमारे पास यहाँ पर इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन P3 के बाद हम लोग अ, हमारे पास और रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग P1 को एग्जीक्यूट कर लेंगे। और देन P1 के बाद हमारे पास 7 2 2 4 इंस्टेंसेस अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसके बाद हम P4 को एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो सेफ सीक्वेंस है यहाँ पर वो है P0 P2 P3 P1 एंड P4। तो अगर इस ऑर्डर में हम लोग इन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास हर प्रोसेस का जो फिनिश वेक्टर है वो ट्रू होगा, यानी कि सारे प्रोसेसेस अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। मगर अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी रिक्वेस्ट में चेंजेस लेकर आए कि आपके पास जो P0 है उसको तो कोई इंस्टेंस नहीं चाहिए, बट जो P2 है उसको C का एक और इंस्टेंस रिक्वायर्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो है वो डेडलॉक अकर हो सकता है। अब देखिए हमारे पास अवेलेबल यहाँ पर कोई रिसोर्स नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पी नॉट को तो एग्जीक्यूट कर लेंगे। पी नॉट को जब हमने एग्जीक्यूट किया उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हुई तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज हो गए ए का 0 इंस्टेंस, बी का 1 एंड सी का 0। अब पी नॉट के अलावा क्या किसी और प्रोसेस की रिक्वेस्ट फुलफिल हो सकती है? P1 की नहीं हो सकती, क्योंकि इसे ए और सी के दो इंस्टेंसेस चाहिए। P2 की भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसे ए का भी कोई इंस्टेंस नहीं चाहिए, बी का भी नहीं चाहिए, मगर सी का एक चाहिए। मगर हमारे पास बी का इंस्टेंस अवेलेबल है, सी का अवेलेबल नहीं है, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। इसी तरह P3 भी नहीं और P4 भी नहीं एग्जीक्यूट हो सकता। तो यहाँ पे जब डेडलॉक एल्गोरिदम हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर वो बता देगा कि P0 एग्जीक्यूट हो गया है। उसके बाद हमारे पास जो है ये बाकी चार प्रोसेसेस 1 to 4 ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, तो हमारा जो सिस्टम है इसमें डेडलॉक अकर हो गया है। तो डेडलॉक एल्गोरिदम को हम लोग जो है वो थोड़े थोड़े टाइम बाद इन्वोक करते हैं कि वो सिस्टम की स्टेट को चेक कर सके कि डेडलॉक अकर हुआ है या नहीं हुआ। अब जब डेडलॉक एल्गोरिदम हम लोग यूज करते हैं तो हमें ये भी डिसाइड करना होता है कि हमने इसे कब कब इन्वोक करना है, कब कब उसको रन करना है कि वो चेक कर सके। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोसेसेस पे कि आपके प्रोसेसेस की रिक्वेस्ट पे कि कितने चांसेस हैं डेडलॉक अकर होने के और कितनी दफा डेडलॉक अकर हो सकता है। अब जब डेडलॉक अकर हो जाता है तो हम उसको डेडलॉक से रिकवरी कैसे करेंगे, क्योंकि डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम यही करता है कि जब डेडलॉक अकर हो जाता है वो उसे डिटेक्ट करता है और उसके बाद उसकी रिकवरी करता है। या तो हम ये कर सकते हैं कि जितने भी प्रोसेसेस डेडलॉक में सबको अबॉर्ट कर दिया जाए, यानी कि फोर्सफुली टर्मिनेट कर दिया जाए, या फिर हम एक एक प्रोसेस करके अबॉर्ट करें कि जिस तरह हमारे पास ये सिचुएशन थी। तो इसमें अगर हमारे पास ये चार प्रोसेसेस डेडलॉक में है तो हम किसी एक को टर्मिनेट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसको टर्मिनेट करने से हम सेफ स्टेट में आ गए हैं या नहीं। अगर नहीं आए तो हम किसी
दूसरे को टर्मिनेट करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं आया तो हम किसी तीसरे को टर्मिनेट करेंगे। तो वन बाय वन भी हम प्रोसेसेस को अबॉर्ट कर सकते हैं। अब हम ये चेक कैसे करेंगे कि किस प्रोसेस को अबॉर्ट करना है, यानी कि किसको टर्मिनेट करना है। हम ये डिसाइड करते हैं प्रोसेस की प्रायोरिटी पे। जिसकी प्रायोरिटी सबसे लो होगी या तो हम उसे अबॉर्ट कर दें, या वो वाला प्रोसेस जिसका कंप्यूटेशनल टाइम बहुत ज़्यादा होगा उसको अबॉर्ट कर दें, या प्रोसेस ने जितने रिसोर्सेज यूज़ किए हुए हैं या उसकी नीड के हिसाब से हम अबॉर्ट कर दें कि इसको ज़्यादा नीड है तो इसको अबॉर्ट कर दो, या इसके पास ज़्यादा एलोकेटेड है इसको अबॉर्ट कर दो। ठीक है, फिर हम ये चेक करेंगे कि हमें कितने प्रोसेसेस को अबॉर्ट करना है, और प्रोसेस की टाइप कैसी है। वो बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव है, उसमें सीपीयू साइकिल्स बहुत ज़्यादा हैं, या आईओ साइकिल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी तरह हमें एक विक्टिम प्रोसेस सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, विक्टिम प्रोसेस को सिलेक्ट करके हम दोबारा से अपनी रोल बैक करेंगे सेव स्टेट पे, और दोबारा से डिटेक्शन एल्गोरिदम को रन करेंगे कि एक विक्टिम हमने सेलेक्ट कर लिया, उसको अबॉर्ट कर दिया, क्या अब हमारा सिस्टम सेव स्टेट पे है या अनसेव स्टेट में है। देन हमारे पास इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है स्टारवेशन की, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास बार बार डेडलॉक अकर हो, और हो सकता है कि हम सिचुएशन की बेस पे एक ही प्रोसेस को बार बार एग्जीक्यूट कर टर्मिनेट कर रहे हो, उस एक ही प्रोसेस को एज अ विक्टिम सेलेक्ट कर रहे हो, और वही प्रोसेस बार बार वेट कर रहा हो। तो ऐसे प्रोसेस में, ऐसी सिचुएशन में वो वाला जो प्रोसेस है वो स्टारवेशन स्टेट पे चला जाएगा।